हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के 2022 और 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम 2020 और 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे हमारे सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे फॉर जीएसआई प्रीलिम्स। तो आइए अभी हम डिस्कस करते हैं 2021 के क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं 2021 में भी 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमने ये ट्रेंड देखा है कि हर साल एनालिटिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following primary standard is usually used to standardize KOH by टाइट्रेशन। पूछा गया है कि इन चारों में से किस प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम यूज करेंगे KOH को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बाय टाइट्रेशन। तो दोस्तों उसके लिए इन चारों में से कोई भी एसिड क्या होना चाहिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन आपको पता है HCl, HNO3 और H2SO4 ये तीनों ही प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? ये तीनों ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हैं जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। और डाइल्यूट करने से इनकी कंपोजिशंस क्या हो जाती है, इजीली चेंज हो जाती है। दूसरा दोस्तों, इनकी जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हमें एक्यूरेटली पता नहीं होती है, नॉट एक्यूरेटली नोन। ओके, तो इसलिए अगर हमें इनकी कंपोजिशन ही नहीं पता, इसका मतलब इनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है, तो हम इनको प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते हैं। और दोस्तों नाइट्रिक एसिड में तो एक और चीज है, नाइट्रिक एसिड में लिटिल अमाउंट में HNO2 भी प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स वो हाईली प्योर नहीं है। तो दोस्तों ये तीनों ही याद रखना, HCl, HNO3, H2SO4 तीनों ही प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। तो KOH को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, पोटेशियम एसिड थैलेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में KHP भी लिखा जाता है। ओके, याद रखना। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये KL कपूर में जो रिडॉक्स टाइट्रेशन का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, बहुत अच्छे से पूरा टाइट्रेशन एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जिसने अगर वहां से पढ़ लिया होगा तो उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, और मेंस में भी क्वेश्चन आया था वो भी सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। While performing the titration between more salt solution and potassium dichromate solution using diphenylamine as indicator, दोस्तों more salt और डाइक्रोमेट के बीच में हम टाइट्रेशन कराते हैं, उसमें हम डाइफिनाइलामीन एज अ इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट forgo to add orthophosphoric acid, एक बच्चे ने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऐड नहीं किया, तो अब हमें बताना है कि उससे क्या हुआ होगा। चूज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है कि क्या एंड पॉइंट पहले मिल गया होगा एक्चुअल एंड पॉइंट से, या एंड पॉइंट एक्चुअल एंड पॉइंट से बाद में मिला होगा, या एंड पॉइंट ऑब्जर्व ही नहीं हुआ होगा, या एंड पॉइंट मिल गया होगा एक्चुअल एंड पॉइंट पे बिकॉज देयर वाज नो नीड टू ऐड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो इन चारों में से क्या चीज हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपको टाइट्रेशन के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों इधर देखिए क्या होता है इस टाइट्रेशन में। मोर सोल्ट मतलब Fe+2। Fe+2 किसके साथ टाइट्रेशन कर रहा है, डाइक्रोमेट आयन के साथ टाइट्रेशन कर रहा है। हम यहाँ पे डाइफिनाइलामीन एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। ओके, अब आप सभी को पता है कि डाइक्रोमेट आयन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो Fe+2 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+3 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, अब दोस्तों ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना Fe+3, ये क्या करता है, ये डाइफिनाइलामीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है, डाइफिनाइलामीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। और डाइफिनाइलामीन की जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना, उसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर होता है। तो इससे क्या होगा, और रिड्यूस फॉर्म का कलर कैसा था, कलरलेस था। तो दोस्तों इससे क्या होगा, सॉल्यूशन में पहले ही एंड पॉइंट आने से, एक्चुअल एंड पॉइंट आने से पहले ही
एक शार्प कलर चेंज नजर आएगा फ्रॉम कलरलेस टू वॉयलेट। अब हमें थोड़ी पता है कि वो किसकी वजह से है, हमें तो ये लगेगा कि एंड पॉइंट आ गया, हाँ या ना। तो एक्चुअल एंड पॉइंट से पहले ही हमें क्या मिल जाएगा, एंड पॉइंट मिल जाएगा, और उस एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्री मैच्योर एंड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्री मैच्योर एंड पॉइंट कहते हैं उसको हम। किसकी वजह से आया, Fe+3 ने डाइफिनाइलअमीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या करता है यहाँ पे, तो दोस्तों इसी चीज को रोकने के लिए, ऐसा ना हो, इस चीज को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या करेगा दोस्तों, ये Fe+3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, FeH2PO4 2+। क्लियर। तो अब जब Fe+3 फॉस्फोरिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो क्या अब Fe+3 इंडिकेटर को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो वो रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो प्री मैच्योर एंड पॉइंट भी अब नहीं मिलेगा, हाँ या ना। इसलिए बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को ऐड किया जाता है। क्लियर है, यस। तो अभी तो स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऐड करना ही भूल गया। तो इससे क्या होगा, इससे वही होगा जो अभी हमने बताया, हमें प्री मैच्योर एंड पॉइंट मिल जाएगा, मतलब एक्चुअल एंड पॉइंट से पहले ही एंड पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो ऐड ही नहीं किया, और जब वही ऐड नहीं किया तो क्या होगा, Fe+3 इंडिकेटर को ऑक्सीडाइज कर देगा और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट विल बी ऑब्जर्व बिफोर द एक्चुअल एंड पॉइंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, आपको ये समझ में आया होगा। अभी आप इसको अच्छे से एक बार केल कपूर से पढ़ के देखना, आपको बड़े प्यार से समझ में आएगा, और वहीं से मेंस में क्वेश्चन कैसे लिखना, वहां से आपको सारी थियोरी मिल जाएगी। ओके, अभी तो मैंने शॉर्ट में आपको रिएक्शन बताइए, वहां पे सारी थियोरी के साथ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, ठीक है। वही सब बातें जो मैं बता रही हूँ वही सब आपको लिखना होता है मेंस में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट in respect of titration between calcium 2+ and EDTA solution using EBT as indicator. The endpoint will be red in color, endpoint will be blue in color. Endpoint depends on the pH of solution, which is controlled by adding ammonia ammonium citrate buffer. Endpoint is observed since metal indicator complex is more stable than metal EDTA complex. आपको बताना है कि इस टाइट्रेशन के लिए इन चारों में से कितनी स्टेटमेंट्स सही है। दोस्तों चलो मैं इस टाइट्रेशन को आपको बता देती हूँ अच्छे से, वो आपको यहाँ तो काम आएगा, साथ में आपको प्रीलिम्स में भी, सॉरी मेंस में भी काम आएगा। यही है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जिसकी आप बात कर रहे हो। मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे एक वीडियो बना दो, देखना इसी में आपका आधे से ज्यादा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में हम क्या करते हैं दोस्तों, कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ की टाइट्रेशन कराते हैं EDTA के साथ, वो आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वहां पे हम EBT एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। EBT मतलब एडियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। अब दोस्तों कैल्शियम 2+ ना डायरेक्ट EDTA के साथ टाइट्रेशन नहीं कर सकता, हम नहीं करा सकते उसकी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो कैल्शियम EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स होता है, किससे, कैल्शियम इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स से। तो इससे क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा इस टाइट्रेशन के बारे में समझाती हूँ आपको अच्छे से, फिर आपको पता चलेगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इधर देखिए, ध्यान से देखिए। इस टाइट्रेशन में होता क्या है, कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ कि हम रिएक्शन कराते हैं EDTA के साथ यूजिंग EBT एज अ इंडिकेटर, ठीक है। तो इनिशियली हम क्या ऐड करेंगे, EBT ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इनिशियली हम EBT ऐड करेंगे। तो EBT मतलब इंडिकेटर, इनिशियली क्या होगा, कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ EBT के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स कैसे कलर का होता है, वाइन रेड कलर का होता है। कैसे कलर का होता है कॉम्प्लेक्स, वाइन रेड कलर का होता है। फिर जब आप इसमें EDTA ऐड करते हो तो क्या होगा,
EDTA EBT को रिप्लेस कर देगा। आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा और साथ में EBT मिल जाएगा। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। तो कलर चेंज कहां से कहां मिला, वाइन रेड टू ब्लू मिला। क्लियर है। तो EDTA ने EBT को रिप्लेस कर दिया, EDTA ने इंडिकेटर को रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब तो क्लियर है कि जो मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स है वो वीक है मेटल EDTA के कॉम्प्लेक्स से, हाँ या ना, वही होना चाहिए। मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए एज कंपेयर टू मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, तभी तो EDTA EBT को क्या कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा, हाँ या ना। ये बात क्लियर है। तो ये एक मैंने ब्रीफ आइडिया दिया आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ दोस्तों कि हम कैल्शियम 2+ की डायरेक्ट टाइट्रेशन क्यों नहीं करा सकते, हमें उसे मैग्नीशियम 2+ क्यों लेना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जो कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कैल्शियम EBT के कॉम्प्लेक्स से, जिससे दोस्तों हमें बहुत ज्यादा शार्प कलर चेंज नजर नहीं आता एंड पॉइंट पे, क्योंकि इतना कैल्शियम इंडिकेटर वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना वो बहुत ज्यादा बना ही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है, वीक है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा वीक है, तो इसलिए एंड पॉइंट पर आपको बहुत ज्यादा शार्प कलर चेंज नजर नहीं आता है कैल्शियम के केस में। तो इसलिए हम इसमें मैग्नीशियम 2+ भी ऐड करते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, हम क्या करते हैं, कैल्शियम 2+ में मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, साथ में Mg2+ मिल जाता है। मैम मैग्नीशियम EDTA से कैल्शियम EDTA क्यों बना, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ एक ट्रेंड, कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद मैग्नीशियम EBT का कॉम्प्लेक्स होता है, और सबसे लास्ट में आता है कैल्शियम EBT का कॉम्प्लेक्स। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है कैल्शियम EDTA और सबसे वीक है कैल्शियम EBT। ओके, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम EDTA मैंने ऐड करा कैल्शियम 2+ में, तो कैल्शियम ने क्या करा, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया और आपको क्या मिल गया, कैल्शियम EDTA मिल गया, बिकॉज कैल्शियम EDTA ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और आपको साथ में क्या मिला, Mg2+ का आयन मिला। अब ये Mg2+ में हम क्या ऐड करेंगे, इंडिकेटर ऐड करेंगे, आपको मिलेगा मैग्नीशियम EBT का कॉम्प्लेक्स। कैसा कलर है इसका, वाइन रेड कलर है। अब मैग्नीशियम EBT की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, EDTA के साथ कराएंगे। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम EDTA ज्यादा स्ट्रॉन्गर है मैग्नीशियम EBT से, तो EDTA यहाँ पे EBT को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो आपको फाइनली मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा और साथ में EBT मिल जाएगा, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो इस तरीके से एंड पॉइंट पे आपको कहां से कहां कलर चेंज नजर आया, वाइन रेड टू ब्लू। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये आप दिमाग में रखिए, कैल्शियम EDTA सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, कैल्शियम EBT सबसे वीक होता है। इसलिए कैल्शियम की अकेले अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो आपको शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता, बिकॉज कैल्शियम EBT इतने अच्छे से बन ही नहीं पाता है। क्लियर है। तो हम कैल्शियम को एस्टिमेट करने के लिए, कैल्शियम को एस्टिमेट करने के लिए EDTA की हेल्प से हम उसमें क्या ऐड करते हैं, हम उसमें मैग्नीशियम EDTA ऐड करते हैं। मैग्नीशियम EDTA की रिएक्शन कैल्शियम 2+ के साथ होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम EDTA मिल जाएगा, क्योंकि कैल्शियम EDTA मोर स्ट्रॉन्गर है किससे, मैग्नीशियम EDTA से। फिर क्या होगा, साथ में Mg2+ मिलेगा। फिर इस Mg2+ की रिएक्शन EBT के साथ होती है, आपको वाइन रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। फिर मैग्नीशियम EBTA क्या करेगा, EDTA के साथ रिएक्ट करेगा और EDTA क्या करेगा, इंडिकेटर को रिप्लेस कर देगा और फाइनली आपको मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, साथ में इंडिकेटर। और कलर चेंज कहां से कहां नजर आएगा, वाइन रेड टू ब्लू। क्लियर है। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। आई थिंक अभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो ही गया है, एक बार देख लेते हैं इसको हम। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट विल बी रेड इन कलर। नो, अभी हमने देखा कलर चेंज कहां से कहा रहा है, वाइन रेड टू ब्लू। तो एंड पॉइंट कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। यस,
अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, ये जो टाइट्रेशन मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करी थी ना, ये टाइट्रेशन pH 10 पर होती है। बहुत ज्यादा हाई pH भी नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा हाई pH कर देंगे तो मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करेंगे, OH माइनस के साथ PPT फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई pH भी नहीं रखते हैं और बहुत ज्यादा कम pH भी नहीं रखते हैं, उस केस में EDTA सोलुबल नहीं हो पाता है। तो pH 10 पर ही हम ये टाइट्रेशन कराते हैं और pH 10 को मेंटेन करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, बफर ऐड करते हैं। क्या, कौन सा बफर ऐड करते हैं? क्वेश्चन में तो अमोनिया अमोनियम सिट्रेट बफर दिया हुआ है, नो, ये वाला बफर ऐड नहीं करते। कौन सा बफर ऐड करते हैं हम इसमें ऐड करते हैं अमोनिएटेड NH4Cl बफर। क्लियर है? इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एंड पॉइंट इज ऑब्जर्व सिंस मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। अरे नहीं भाई, अगर मेटल इंडिकेटर ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या EDTA इंडिकेटर को रिप्लेस कर पाएगा फाइनल रिएक्शन में, जो भी हमने पढ़ी? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए दोस्तों ये पॉइंट भी गलत है। मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है मेटल इंडिकेटर से। मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, कैल्शियम EDTA सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसके बाद मैग्नीशियम EDTA, उसके बाद मैग्नीशियम EBT, सबसे लास्ट में आएगा कैल्शियम EBT। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो इन चारों स्टेटमेंट में से सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों? सेकंड ओनली, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर है। तो 2021 के क्वेश्चन पेपर, जो 2021 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके थ्रू हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए। एक तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो ऊपर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का जो केएल कपूर में गिवन है। दूसरा हमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर ली हैं। क्लियर है? ओके, बाकी मैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के लिए डिटेल में भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा दीजिए, तो उसके लिए भी मैं देखती हूँ। इफ टाइम परमिट्स आई विल अपलोड द वीडियो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट 2020 के क्वेश्चंस पे। एक सेकेंड, या तो ये 2020 में 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 36, 4 नहीं 5 आए हुए हैं। वाओ, पहली बार आया था ना पेपर, तो उस टाइम 5 आए थे। चलो कोई नहीं, अभी हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36। ये तो नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक से है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक PDF भी अपलोड की थी नोट्स में, आप देख सकते हैं, काफी डिटेल में वहां पे चीजें दी हुई हैं। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट करके है एक PDF। ठीक है, चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम विल बी। K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही लेंगे इन सबको ऐड करके। तो दोस्तों जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे K2Cr2O7 का, तो वो 294 आएगा। ठीक है, आप ऐड कर लेना। अब पूछा है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय N फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो व्हाट इज द N फैक्टर हियर इन एसिडिक मीडियम? तो एसिडिक मीडियम में आप सभी को पता है Cr2O7 2 माइनस +6 से किस में रिड्यूस हो जाता है? +3 में रिड्यूस हो जाता है। तो N फैक्टर कैसे निकालते हैं दोस्तों? N फैक्टर निकालेंगे हम, देखेंगे एक क्रोमियम के लिए कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, +6 से +3। एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज आ रहा है। लेकिन Cr2O7 में कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज आएगा? 6 का चेंज आएगा। तो N फैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 294/6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन प्राइमरी स्टैंडर्ड है और कौन सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो अगर हम बात करें KMnO4 की, Na2H2O3 की, NaOH की, ये तीनों ही प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, ये तीनों ही कैसे स्टैंडर्ड है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड है।
आप एक काम करना, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल्स एक बार देख लेना, उसको थोड़ा पढ़ के चले जाना। वैसे तो आपको पता है प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब हाईली प्योर होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रिएक्ट ना करे, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। बाकी एक बार इनके एग्जाम्पल्स आप थोड़े से देखकर चले जाना, गूगल पे भी मिल जाएंगे, किसी बुक में भी मिल जाएंगे, वोगल में आप देख सकते हो, वोगल में आपको मिल जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स, या स्कूब में भी आप देख सकते हो। KMnO4, Na2S2O3 और NaOH तीनों ही प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, ये तीनों ही कैसे सेकेंडरी है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन होता है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज स्टेबल इवन इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में विद KMnO4 विल बी। इसने बोला है कि जो ऑक्सलेट मतलब C2O4 2-, ठीक है, इसकी टाइट्रेशन हम किसके साथ करा रहे हैं, परमैंगनेट के साथ, MnO4- इन एसिडिक मीडियम। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या कलर मिलेगा, पिंक मिलेगा, कलरलेस मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, लाइट ग्रीन मिलेगा। अब सभी को पता है यार, ये तो बड़ा ही सिंपल है, पर मैग्नेट कैसे कलर का होता है, पर्पल पिंक कलर का होता है, और एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट +7 से किस में रिड्यूस हो जाता है, +2 में, और +2 कैसा कलर देता है, कलरलेस देता है, और C2O4 2- क्या बना लेगा, CO2 गैस बना लेगा। तो कलर कहां से कहां चेंज हुआ, पिंक टू कलरलेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपने देखा 2020 में जब पहली बार पेपर आया था, क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी था, बट विद टाइम हम देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अब हमें अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर था ना, तो फर्स्ट पेपर में तो आइडिया नहीं होता, तो इजी ही आता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन एंड एक्सटर्नल इंडिकेटर इज नॉट नेसेसरी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल्फ इंडिकेटर के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि KMnO4 क्या है, एक सेल्फ इंडिकेटर है। क्यों एक सेकंड, मुझे तो इंडिकेटर हम ऐड क्यों करते हैं, एंड पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि इंडिकेटर की वजह से सॉल्यूशन में क्या होता है, शार्प कलर चेंज नजर आता है एंड पॉइंट पर, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है एंड पॉइंट आ गया, हाँ या ना। तो दोस्तों सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या है, कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वही खुद किसकी तरह बिहेव कर रही है, इंडिकेटर की तरह बिहेव करती है। रिएक्टिंग स्पीशी एक्ट एज इंडिकेटर, आपको कुछ अलग से बाहर से इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों KMnO4 खुद ही क्या है, पर्पल पिंक कलर का है, और जब वो रिएक्शन करता है तो कलर कहां से कहां चेंज होता है, अभी जस्ट हमने ऊपर रिएक्शन देखी, कहां से कहां कलर चेंज हो रहा है, पिंक टू कलरलेस। तो क्या इसमें इंडिकेटर को ऐड करने की जरूरत थी, नहीं थी ना, इसमें तो अपने आप ही कलर चेंज, शार्प कलर चेंज अपने आप ही दिखा दे, तो एंड पॉइंट तो हमें अपने आप ही दिख जाएगा, हमें बाहर से इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट सॉल्यूशन विद KMnO4। यहाँ पे KMnO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह, आपको एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, HCl NaOH, यहाँ पे तो हम फिनोक्सिल ऐड करते हैं। टाइट्रेशन ऑफ हार्ड वाटर विद EDTA, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में भी हमने देखा EBT का हम यूज कर रहे हैं, एरियोक्रोम ब्लैक टी। नेक्स्ट है Na2CO3 विद HCl, ये भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, यहाँ पे भी हम मिथाइल, ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो यहाँ पे भी हम मिथाइल ऑरेंज या ये सब बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स है जो हम देखेंगे, वो तो एंड पॉइंट पे कौन सी pH रेंज आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी इंडिकेटर यूज करते हैं। ओके, तो किसमें नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ए में। क्लियर, ओके। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ मेटल आयन टाइप इंडिकेटर। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इंडिकेटर्स की लिस्ट दी है, एसिड बेस, रिडॉक्स और मेटल आयन, एंड उस लिस्ट में आप देखेंगे तो एरियोक्रोम ब्लैक टी क्या है, मेटल आयन इंडिकेटर है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जिसने वो लिस्ट नहीं देखी है वो एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की है वो तीनों लिस्ट, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आपने देखा है कि हमने वीडियो की हेल्प, क्वेश्चंस की हेल्प से काफी सारे थियरी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के PYQs खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
देखते हैं किस टॉपिक के लेकर आते हैं पीवाईक्यूज, दैट आई विल सी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।